हेलो, नमस्ते। मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुनने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 27। रवि, तुम रिशु को लेकर जाओ और इसे मेरे कमरे में ले जाकर सुला देना। और अगर इसे रात में भूख लगे ना तो इसे खाना भी खिला देना। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बेबी का अच्छे से ध्यान रखूँगा। रवि के मुंह से आपका बेबी सुनकर वो रवि को घूरता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, होटल जाओ। उसका असिस्टेंट रिशु को लेकर चला जाता है। धीरज अब किडनैपर को पकड़ता है। बताओ निधि कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम ऐसा मुंह नहीं खोलोगे। वो खींचकर उसे थप्पड़ मारता है। बताओ निधि कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी निधि के बारे में नहीं जानता हूँ। देखो, अभी बताता हूँ तुम्हारा सच। वो बगल में रखी हुई शराब की बोतल उठाता है और कुर्सी पर पटक कर तोड़ देता है। टूटे हुए टुकड़े को लेकर किडनैपर के गले पर लगा देता है। अब तुम बोलोगे तुम्हारा खत्म करूँ मैं सच कह रहा हूँ भैया, मुझे नहीं पता किसी निधि के बारे में। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। धीरज एक पल उसकी आंखों में देखता है। सच में उसकी आंखों में सच्चाई थी। तुम तुम जिस बच्चे को किडनैप किए थे उसके बारे में, उसके माँ के बारे में पता है? अरे वो मैडम जी, हाँ हाँ वही। उसे तो एक एक लड़का था, वो उसे लेकर रूम नंबर 320 में गया है। क्या? हाँ हाँ, वो वहीं पर किडनैपर को लात मारकर छोड़ते हुए 320 कमरे नंबर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पास में ही कमरा था तो आसानी से मिल जाता है। वो बार बार बिना रुके डोरबेल बजाए जा रहा था, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। धीरज लगातार बेल बजा रहा था। यार इतनी रात को कौन आ गया? सब अंदर गेट की आवाज़ सुनकर झल्ला रहे थे। शायद कोई रूम सर्विस वाला होगा। चल देखते हैं गेट खोल के। गेट ना खुलते हुए देखकर धीरज अपने पैरों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी राहुल का दोस्त राजा आकर गेट खोल देता है। वो धीरज को देखकर चौंक जाता है। शराब? धीरज उससे धक्का देते हुए अंदर आता है। कौन है राजन? बोलते हुए उसके दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। राजन के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, डीन। क्या 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 ये वही डीन जिसके बारे में राहुल बता रहा था? राजन अपना सर हामी हिला देता है। धीरज इधर उधर सबकी ओर देख रहा था, इसमें से निधि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके किडनैपर ने बोला था रूम नंबर 320 में है, और ये लड़का शायद उसका दोस्त होगा। ये 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 मुझे जानता है पक्का, तभी इतना वो हो रहा है। वेयर इज मिस निधि? मुझे नहीं पता सर। धीरे उसे खींच कर थप्पड़ मारता है। बताओ निधि कहाँ है? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर निधि को एक भी खरोच आई ना तो तुम लोग बहुत पछताओगे। इसलिए सीधे सीधे बता दो कि निधि कहाँ है। हमें नहीं पता है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। धीरज अपना शर्ट का बाजू ऊपर करके बिना रुके सबको मारने लग जाता है। अकेला धीरज ही सब पर भारी पड़ रहा था। उसी में से एक लड़के उसी में से एक लड़के को वो गला पकड़ता हुआ दीवार के सहारे उठाकर ऊपर पूछता है, तुम लोग निधि के बारे में मुझे बताओगे कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही मार दूं? बताता हूँ सर। वो उस कमरे में है। वो एक कमरे की तरफ इशारा करता है। धीरज उसे वहीं पटक कर कमरे की ओर दौड़ता है।
वो कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंदर से लॉक था। वो दरवाजा पीटता है। क्या हुआ राजन? यार पहले मुझे तो मजे लेने दो, फिर तुम सबको मौका दूंगा। इतना सुनते ही धीरज को और गुस्सा आ जाता है और तेज से दरवाजे पर लात मारता है। दरवाजा का लॉक टूटकर खुल जाता है। राहुल झटके से पलटकर पीछे देखता है। अपने सामने धीरज को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बाहर हो गई थी। धीरज जब निधि को देखता है तो वो बेड पर लेटी हुई थी। उसकी ड्रेस की चेन खुली हुई थी। उसके ड्रेस कंधे से भी खिसका हुआ था। हमें जाने दो, हमें यीशु के पास जाना है, प्लीज हमें छोड़ दो। वो नशे में धीमे धीमे बोल रही थी और खुद ही अपने कपड़े निकालना चाह रही थी, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। धीरज उसकी हालत देखकर हक्का बक्का हो जाता है। उसके अंदर की ज्वालामुखी फूट जाता है। वो पास में रखा हुआ ब्लैंकेट उठाकर निधि के ऊपर फेंक देता है और राहुल को घूर कर देखता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निधि को हाथ लगाने की? हाँ बोलो, क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ पर? वो उसे मारते हुए अधमरा कर देता है। राहुल फर्श पर ही बेहोश हो जाता है। अब धीरज निधि की ओर देखता है, जो अपने ऊपर से कंबल हटाकर फिर से अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। पागल हो तुम, कपड़े क्यों खोल रही हो? हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें हमें हमारे रिशु के पास जाना है, प्लीज आप ले चलिए ना। ठीक है, मैं तुम्हें रिशु के पास लेके चलूंगा, प्लीज तुम शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ। निधि उठकर बैठती है लेकिन फिर से उसका सर चकरा जाता है और वो बैठ नहीं पाती और बिस्तर पर लुढ़क जाती है। धीरज उसके पास बैठता है और उसे उठाकर बिठाता है। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? हमें नहीं पता। तुम इस कपड़े में यहाँ पर घूम रही थी? अहं, हम तो अपने कमरे में आए थे और ये कपड़े तो इस राहुल ने पहनाए हैं। क्या? तुम्हें इसने कपड़े पहनाया है? हाँ, इसने ही हमें दिए थे और कहा था कपड़े पहन कर आओ, तभी तुम्हारे बेटे से मिलवाऊंगा। बेटे से याद आया, हमें हमारे रिशु के पास जाना है। एक पल को निधि की बात सुनकर तो धीरज का दिल ही बैठ गया था। जब निधि ने उससे कहा था कि ये कपड़े राहुल ने पहनाया है, लेकिन अब पूरी बात जानने के बाद उसके दिल को शांति मिली थी। ठीक है, तुम कपड़े चेंज करने गई थी तो पुराने कपड़े तुमने कहाँ रखे हैं? हमें याद नहीं है। ठीक है, पहले तुम यहाँ से उठो। वो उसे उठने के लिए कहता है, तभी धीरज का ध्यान उसके पीठ पर जाता है। ये तुम अपना जीभ बंद करो। क्या? तुम्हारी ड्रेस का चैन खुला हुआ है, उसे बंद करो। क्या बंद करना है? वो इधर उधर देख रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नशा उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था। उसके हाथ एक जगह टिक ही नहीं रहे थे। हमें हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें ये ड्रेस उतारना है। चुप, बिल्कुल चुप, इधर आओ। वो निधि का चैन लगा देता है। चैन बंद करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि निधि उसके दिल की धड़कने की इतनी करीब थी। बस ये वही महसूस कर सकता था। अपना ब्लेजर उतार कर उसके कंधों पर रख देता है। क्या कर रहे हैं आप? एक तो हमें इन कपड़ों में इतनी गर्मी लग रही है और ऊपर से और कपड़े हमें पहना रहे हैं। हमें ये कोट नहीं पहनना है, हमारा दम घुट रहा है। चुपचाप पहन के रहो, नहीं तो क्या कहूँगा मुझे भी नहीं पता।
धीरज गुस्से में बोलता है तो वो अपने हाथ नीचे कर लेती है। वो रवि को कॉल करता है। होटल के बाहर कैब भेज दो। वो फ़ोन जेब में रखकर पीछे मुड़कर देखता है तो निधि ने फिर से उसका कोट उठाकर अपना ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी। धीरज उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपना ब्लेज़र डालकर उसे अपने गोद में उठाकर बाहर ले जाने लग जाता है और निधि उसको प्यार से देखते हुए उसके गले में बाहें डाल लेती है। धीरज को उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से उसे ये आम बात लगती है। वो उसे लेकर बाहर ही जा रहा होता है कि पीछे से राजन कहता है, तुम इसे लेकर तो जा रहे हो, इसके बेटे के बारे में भी सोच लो, वो अभी भी हमारे कब्जे में है और अगर तुम इसे लेकर गए तो इसके बेटे को हम कुछ भी करवा सकते हैं। धीरज उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुरा देता है। अपने आदमियों से फ़ोन करके पूछ लो कि तुम्हारे कब्जे में इसका बेटा है कि नहीं, फिर मुझसे बदलने की कोशिश मत करना। वो इतना कहते हुए होटल से बाहर निकल जाता है। उनके जाने के बाद राजन अपने आदमियों को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन कोई उठा ही नहीं रहा था। वो सब उस कमरे की ओर जाने लगते हैं जिधर उन लोगों ने रिसु को रखा हुआ था, लेकिन बीच में उन लोगों को पुलिस पकड़ लेते हैं। जब वो लोग पुलिस को देखते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उधर पीछे से ज्ञान भी पहुंचता है, लेकिन वो पुलिस को देखकर उल्टे पांव ही अपने घर वापस आ जाता है। ज्ञान इसलिए आता है क्योंकि उसने रिसु को किडनैप करने में राहुल की मदद किया था और बदले में राहुल ने बोला था कि उसे भी मैडम जी के साथ मज़े लेने का मौका मिलेगा। वो तो घर पर जिया के चक्कर में फंस गया था और जब सब सो गए थे तो वो घर से निकला था, लेकिन यहाँ आकर पुलिस को देखता है तो वो यहाँ से भाग लेना में ही भला नहीं समझता है और अपने नंबर का सिम तोड़कर जिससे राहुल से बात किया था वहीं पर फेंक देता है। नहीं तो अगर उसके पापा को पता लग जाता तो उसकी खैर नहीं होती। पुलिस उन पांचों लड़कों को अरेस्ट कर लेता है, जिसमें 2 राजन और 2 राहुल रहते हैं। बाकी के 3 लड़के यहाँ के जयपुर के ही होते हैं। सबको पुलिस अरेस्ट करके थाना ले जाती है। धीरज निधि को बाहर लाकर पार्किंग एरिया में आता है। सामने ही कैब दिखाई देती है। वो कैब का दरवाज़ा खोलकर निधि को अंदर बिठाता है और खुद अंदर बैठता है। चलो। कैब का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इधर धीरज सोच कर परेशान था कि अगर वो इस हालत में निधि को लेकर होटल जाएगा और अगर किसी ने उसे देख लिया तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस क्लाइंट थे। मुझे इसे लेकर कहीं और जाना होगा। वो फिर से रवि को कॉल मिलाता है। हेलो। हाँ सर, रवि मैं होटल नहीं आ पाऊँगा। क्यों सर, क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे फार्म हाउस तो कुछ काम है, इसलिए तुम रिसु को अच्छे से संभालना। ओके सर। अगर उसे रात में कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़े तो तुम उसे सब कुछ खिला पिला देना। ओके सर, अच्छे से ख्याल रखूँगा। गुड नाइट। गुड नाइट। धीरज फ़ोन रख देता है। वो निधि की ओर देखता है जो फिर से अपना कोट उतारकर धीरज के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। कभी उसके बालों को खींचती थी तो कभी उसके गालों को, तो कभी उसकी आंखों में उंगली डालकर खोलती थी। ड्राइवर शीशे के माध्यम से उसकी ये हरकतें देख रहा होता है और वो निधि को घूर रहा था। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? और ये बार बार कोट उतार कर क्यों फेंक रही हो? चुपचाप इसे पहनो। और दोबारा हाथ पर ही लाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे चुपचाप शांति से बैठो। धीरज निधि का दोनों हाथ पकड़ते हुए फिर से कोट उसके शरीर पर डाल लेता है। और तुम, घूरना हो गया तो आगे गाड़ी देकर चलाओ। ओके सर। ड्राइवर हकलाते हुए बोलता है। धीरज को इतना तेज बात करते हुए देखकर निधि को बुरा लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं।
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आपने हमें डांट दिया और हमें बुरा लगा है। क्या? हाँ, आप बहुत बुरे हैं। नीरज गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। ओके, ओके, आई एम सॉरी, प्लीज स्टॉप क्राइंग। तुम चुप हो जाओ। नहीं, मैं चुप नहीं होंगी। आपने मुझे डांटा है। ओके, तुम भी मुझे डांट लो, लेकिन ये रोना बंद करो। हमें नहीं आता है डांटना। निधि फिर से रोने लग जाती है। अरे यार, चुप हो जाओ, हो गई गलती मेरे से, प्लीज रोना बंद करो। धीरज उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता था, और पता नहीं उसके आंसू देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। आपने उनसे माफी मांगी, हमने आपको माफ कर दिया। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। स्टॉप स्टॉप, यहीं पे रोक दो। धीरज बाहर देखते हुए बोलता है कि अब वहीं पर रुक जाती है। धीरज तो नीचे उतर जाता है, लेकिन निधि नहीं उतरती है। क्या हुआ, नीचे उतरो। नहीं, हमें नहीं उतरना है, हमें गाड़ी में घूमना है। देखो मिस निधि, हम घर पहुंच गए हैं, चलो नीचे उतरो। नहीं, हमें नहीं उतरना है ना। सर, मुझे लेट हो रहा है, आप मैम को उतार लीजिए। धीरज उसे घूर कर देखता है तो वो शांत हो जाता है। धीरज उसका बाजू खींचते हुए गोद में उठाकर बाहर निकालता है, और ड्राइवर कैब लेकर चला जाता है। धीरज अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ता है। निधि उसके गोद से उतरती हुई बोलती है, हमें गाड़ी में जाना है। और गाड़ी भी चली गई, हमें जाना है। वो फिर से वहां पे बैठकर आंसू बहाने लग जाती है। निधि तमाशा मत करो, अंदर चलो, बहुत सारी गाड़ी है। सच्ची? हाँ चलो, ठीक है फिर चलिए। निधि धीरज के सामने खड़ी हो जाती है। घर सामने है तो उधर चलो ना, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? हाँ तो ले चलिए ना मुझे उठाकर। क्या? आप अभी तो हमें उठाकर ले जा रहे थे ना, वैसे ही उठाकर ले जाइए, हमें चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। धीरज शॉक होकर उसे देखता रह जाता है। निधि अजीब सी पागलपन कर रही थी। वो उसे उठाकर अंदर ले जाता है। वो मेन गेट पर जाकर डोरबेल बजाता है। उसका हाउसकीपर आकर गेट खोलता है। वो बेचारा भी धीरज को एक लड़की को साथ लाते हुए देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ बोलता ही नहीं है। काका, मेरा रूम रेडी कर दीजिए। अम, हाँ बेटा, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपका कमरा साफ करवाता हूँ। वो निधि को लिविंग रूम के सोफे पे बैठाता है। निधि घर के चारों ओर को घूर घूर कर देखती है। इतना बड़ा घर, ये किसका है? और किसका होगा? मेरा है। लेकिन आप तो दिल्ली में रहते हो ना, और हम तो अभी जयपुर में हैं। जयपुर से याद आया, हमारा रिशु कहाँ है? वो खाना खाकर सो गया है, सुबह देख लेना। नहीं नहीं, हमें हमें अभी देखना है। प्लीज आप हमें रिशु को दिखाइए ना, आप नहीं दिखाएंगे तो हम फिर से रोने लग जाएंगे। नहीं नहीं, रो रो मत, मैं दिखाता हूँ। वो रवि को वीडियो कॉल लगा देता है। रवि 2 रिंग के जाने के बाद ही कॉल रिसीव कर लेता है। रिशु को दिखाना। ओके सर। वो फोन निधि के सामने कर देता है।
निधि जब रिशु को चैन से सोते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर एक हंसी खिल जाती है। धीरज कुछ पल उसको निहारता रह जाता है। आप लोग कुछ खाइएगा? नहीं, मैंने खाना खा लिया था। तुम्हें भूख लगी, कुछ खाना है? निधि अपना नाम सर हिला देती है। ठीक है काका, आप जाकर आराम कीजिए। बेटा अगर कुछ काम लगे तो हम बगल वाले कमरे में सो रहे हैं, आप हमें बुला लीजिएगा। इतना बोलते हुए हाउसकीपर बाहर चला जाता है। चलो सोने चलो। तुम इस रूम में सो जाओ और किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं इस रूम में हूँ। ओह शिट, मैंने तो काका को नींबू पानी बनाने के लिए बोला ही नहीं। तुम कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ कुछ। धीरज सोचता है शायद नींबू पानी पीने से नशा उतर जाए। वो नीचे जाता है लेकिन काका आउट हाउस में जाकर सो चुके थे। बेचारा फिर से उसका नींद हराम नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद ही किचन में जाकर नींबू पानी बनाने लग जाता है। आज तक उसने लाइफ में खुद से नींबू पानी नहीं बनाया था। किसी तरह यूट्यूब देखकर वो नींबू पानी बना लेता है और उसे लेकर निधि के कमरे में जाता है। लो, ये नींबू पानी पी लो, तुम्हारी नशा उतरेगा। हमें नहीं पीना है, इसका स्वाद बहुत खराब होता है। अब उसकी नौटंकी देखकर धीरज को गुस्सा आ रहा था। बेचारे ने इतनी मेहनत करके नींबू पानी बनाया था और निधि ने एक बार में ही मना कर दिया। देखो निधि, इससे पी लो, इससे पीने से तुम्हें अच्छा फील होगा। अच्छा, अच्छा फील होगा? हाँ, बेटर फील होगा। धीरज निधि को ग्लास पकड़ा देता है। निधि उसे एक ही सांस में खाली कर देती है। ठीक है, अब तुम सो जाओ। आप हमें लोरी सुनाएंगे ना? लोरी? डिस्कस्टिंग। प्लीज आप हमें लोरी सुनाइए ना। ओके, तुम लेटो, मैं लोरी सुना देता हूँ। धीरज का मन तो हो रहा था उसका गला दबा देने का, लेकिन वो अभी नशे की हालत में थी। वो कुछ करता तो रोने ही लग जाती, डांट पर भी रो रही थी। वो एक बेसुरे आवाज में लोरी सुनाने लग जाता है। सो ही नहीं रही थी निधि, काफी देर तक उससे सुलाने की कोशिश कर रहा था। वो कब लोरी सुनाते सुनाते खुद सो गया उसे ही पता नहीं चला था। आधी रात में धीरज को अपने ऊपर भार महसूस होता है। वो आँख खोलकर देखता है तो निधि उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। क्या कर रही है तुम? हमें हमें बहुत अजीब फील हो रहा है, हमें बहुत बेचैनी हो रहा है, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमारा सर घूम रहा है, हमें बहुत गर्मी लग रही है। ये बोलकर वो अपने भी कपड़े खोलने लग जाती है। धीरज उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रही हो, तुम्हें होश भी है? हमें कुछ नहीं है पता सर, हमारा सर सर दर्द से फट रहा है। आ, हमें बहुत अजीब लग रहा है, हम कैसे बताएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। राहुल ने इसे क्या पिला दिया है? नींबू पानी पीने के बाद भी इसका नशा क्यों नहीं उतर रहा है? कहीं से ड्रग्स तो नहीं दे दी? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? सन उसे अपने फ़ोन का याद आता है। उस पर वो ड्रग्स का हैंगओवर सर्च करता है जिसमें कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं था। उसमें कुछ दवाइयाँ लिखी थी और वो धीरज के पास अभी नहीं था। एक ठंडे पानी से नहाना, वही धीरज की बस की बात थी। वो निधि की ओर देखता है जो उसे और अजीब नज़र से देख रही होती है। धीरज बेड से उतरकर खड़ा हो जाता है और निधि भी उसी के पास बेड पर खड़ी हो जाती है।
अब धीरज और निधि की हाइट बस कुछ ही थोड़ा फर्क रहता है। निधि धीरज से थोड़ी बड़ी लग रही थी। वो धीरज का कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचती है। धीरज एकदम से शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। निधि अजीब नज़रों से उसे देख रही थी और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर झुकने लग जाती है। धीरज को तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। वो भी उसे इतने करीब देखकर बहने लगने वाला होता है, लेकिन फिर एकदम से उसे ख्याल आता है, क्या कर रही है तुम? वो निधि को झटक कर दूर करता है। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे ना आपको आपको किस करना है। व्हाट? हाँ, हम आपको किस करना चाहते हैं। हमें देखना है किस करते हुए कैसे लगते हैं। किस करने से कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? और तुम ये नहीं कर सकती हो। नहीं, हम आपको करेंगे। क्या मुसीबत है यार। देखो, ये हर कोई नहीं कर सकता है। और किस करने से कैसा लगता है, ये क्या? तुमने किसी लड़के को किस किया होगा, तभी तो तुम माँ बनी हो ना। नहीं, हमने नहीं किया है। क्या क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं, अभी इससे बात करना ही बेकार है। तुम्हें किस करना है? मेरी हाँ में सही लाती है। ठीक है, पहले किस करने से पहले तुम्हें नहाना होगा। नहीं, हमें नहीं नहाना है, हमें ठंड लगेगी। तो फिर तुम्हें किस करने को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर हम नहाने के लिए तैयार हैं। कहाँ पर नहाना है? उधर वॉशरूम में है। आप ले चलिए ना हमें बाथरूम तक। मैं? हाँ, चलो। निधि बेड पर से नीचे उतरती है। चलो, इस पे से उतरो। नहीं, हम चलकर नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगी? जैसे हम आए थे आपकी गोद में। धीरज एक झटके से उसे गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर छोड़ देता है और शावर चालू कर देता है। जैसे ही ठंडे ठंडे पानी उसके शरीर पर पड़ता है, वो थरथराने लग जाती है और बाथरूम से बाहर भागने लगती है। धीरज उसको ज़बरदस्ती पकड़कर शावर के सामने खड़ा कर देता है। अब वो खुद भी उसके साथ भीगने लगा था। भीगते भीगते उसकी नज़र निधि पर चली जाती है, तो उसकी नज़र ठहर जाती है। इतनी मासूमियत है तुम्हारे अंदर, लेकिन दुनिया कितनी जालूम है तुम्हें नहीं पता है। उसके चेहरे पर से फिसलता हुआ पानी उसे निधि की ओर आकर्षित कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लग जाता है। क्या कर रहा है धीरज? खुद ही खुद को डांटता है। कंट्रोल योर सेल्फ। वो अपना सर झटकते हुए बाथरूम से बाहर निकलकर गेट बंद कर देता है। दरवाजा खोलिए, हमें बहुत ठंड लग रही है। अब ये बाथरूम तभी खुलेगा जब तुम्हें पूरी तरह से होश आ जाएगा, और तब तक नहाती रहो जब तक तुम्हें होश ना आ जाए। इतना बोलकर अपने कबर्ड में से कपड़े निकालकर दूसरे रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। जैसे जैसे वो ठंडे पानी में भीग रही थी, उसका नशा हल्का हल्का उतरने लग जाता है। उसे याद आने लग जाता है कि उसने क्या क्या पागलपंती की है। शीशे में उसे खुद का अक्स दिखाई दे रहा था और उसे एक एक करके सारे अपने किए हुए कारनामे याद आ रहे थे। निधि खुद में ही शर्मिंदा होने लगती है।
फिर उसे ध्यान आता है कि ऋषु ऋषु कहाँ है। हमें ऋषु के पास जाना है। वो पूरे 1 घंटे बाद बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, हमें बाहर जाना है, हमें हमारे ऋषु के पास जाना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास वापस आ गया है? हाँ हाँ, सच बोलो। हाँ, हमें ऋषु के पास जाना है। हम बिल्कुल ठीक है सर, हमें ऋषु के पास जाना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। निधि की सामान्य सी भाषा सुनकर धीरज को एहसास हो जाता है कि उसे होश आ गया है, तभी वो इतना ऋषु से मिलने का जिद कर रही है। वो जाकर गेट खोल देता है। निधि उसी गीले कपड़े में खड़ी रहती है। पहले चेंज कर लो। नहीं, हमें पहले ऋषु के पास जाना है। देखो, तुम जिद मत करो, तुम 1 घंटे से नहा रही हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पहले कपड़े चेंज कर रहे हो, और ऋषु बिल्कुल ठीक है और शेप भी है। आप हमें ऋषु को एक बार दिखा दीजिए ना। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, तुम पहले कपड़े चेंज कर लो, मैं कॉल लगा देता हूँ। धीरज उसे अपना टी शर्ट और ट्राउज़र देता है। निधि उसका टी शर्ट और ट्राउज़र लेकर बाथरूम में चली जाती है और कुछ देर में कपड़े पहनकर बाहर आती है। निधि वाइट टी शर्ट जो कि थोड़ी ढीली थी और ट्राउज़र उसके पैरों से 1 हाथ लंबा था, इसे पहनकर बाहर आई थी। उसे ये ढीले ढाले कपड़े में देखकर धीरज तो अपने पलके झपकाना ही भूल गया था। कि मेरे कपड़े में इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है। सर, ऋषु को दिखा दीजिए ना। निधि उसका ध्यान भंग करती है। हाँ हाँ, लगा रहा हूँ। वो रवि को फ़ोन मिला देता है। रवि आंख मसलते हुए घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त सर क्यों फ़ोन कर रहे हैं? फिर से शायद इस बच्चे को देखने का मन होगा। वो धीरज का कॉल पिक करता है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने ऋषु को कुछ खिलाया पिलाया? हाँ सर, थोड़ी देर पहले जब वो उठे थे तो अपनी मम्मा को ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि मम्मा उनकी सो रही है, तो उन्होंने कहा मुझे दूध पीना है, तो मैंने होटल से दूध लाकर उसे पिला दिया था और फिर सुला दिया है। ठीक है, तुम ऋषु को दिखाओ। रवि कैमरा ऋषु की ओर कर देता है। ऋषु चैन की नींद ले रहा होता है। नींदू जब ऋषु को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। अब क्यों रो रही हो? अब तो वो सेफ है, प्लीज रोना बंद करो। निधि अपना गर्दन हाँ में हिलाती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। ठीक है, तुम भी सो जाओ और सुबह जब ऋषु उठे तो उसे लेकर फार्म हाउस आ जाना। ओके सर। इधर निधि और धीरज दोनों चुपचाप बेड पर बैठे हुए रहते हैं। धीरज ही बात करने का पहल करता है। बताओगी तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं? और उस राहुल के चंगुल में फिर से कैसे फंस गई तुम? हम इस स्कूल ट्रिप के लिए जयपुर घूमने आए थे और फिर अम्बेर फोर्ट में आकर ऋषु लापता हो गया। हमने उसे पूरे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। तुम यहाँ ट्रिप के लिए अकेली आई थी? नहीं सर, पूरे स्कूल वाले आए थे और वो तुम्हारी फ्रेंड भी आई थी। हाँ, पता नहीं वो भी कहाँ गुम हो गई है। वो भी ऋषु को ढूंढने के लिए निकली थी लेकिन वो बाद में हमें मिली ही नहीं। हमारा पर्स, हमारा फ़ोन गाड़ी में ही था, इसलिए हम जिया को भी कॉल नहीं कर पाए हैं। उसे ढूंढकर हम बाहर आए तो हमारे हाथ में एक चिट्ठी लगी थी जो राहुल ने भेजा था होटल में बुलाने के लिए। उसके आगे हमारे बेटे का धमकी देकर हमसे सारे काम करवाते रहा। पता नहीं किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें कि आपने वक्त पर आकर हमें और हमारे बेटे को बचा लिया। हम आपका जितना भी शुक्रिया करें उतना कम है। आज जो आपने हमारे लिए किया है ना,
उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। ओके ओके, इतना इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। क्या क्या कहा आपने? और आप खुद को क्यों नहीं माफ़ कर पाते? इसमें आपकी क्या गलती है? वो स्कूल मेरा ही है, और अगर तुम वहाँ से गायब होगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी ना तुम। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक बात पूछूं? पूछिए। टिशू का फादर कौन है? और तुमने और उसने तुम दोनों की इस हालत में क्यों छोड़ रखा है? ये सवाल सुनकर निधि धीरज क्या तरफ देखने लग जाती है। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बगल वाले रूम में हूँ। कुछ ज़रूरत पड़े तो उठा देना। इतना कहकर धीरज बेड पर उठकर जाने लग जाता है कि निधि उसका हाथ पकड़ लेती है। धीरज मुड़कर निधि को देखता है। शायद तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है। नहीं सर, हम बिल्कुल होश में हैं। आपको ऋषि के पापा के बारे में जानना है ना? आइए, हम आपको बताते हैं। लेकिन हम क्या बताएं आपको? उसका असली नाम तो हमें भी पता नहीं है। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब हमारी शादी हुई थी तब हम सिर्फ 18 साल के थे। हमें शादी का मतलब तक नहीं पता था। बस खाना, खेलना, घूमना। गांव में हमारी यही जिंदगी थी। धीरज वहीं सोफे पर बैठ जाता है और उसकी बातें ध्यान से सुनने लग जाता है। उसके चेहरे पर आते जाते हुए भाव को पढ़ने लग जाता है। तो क्या है निधि की सच्चाई और कौन है रिशु के पिता, ये हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।